वेलकम डियर्स। लास्ट क्लास में हम सिंधु घाटी सभ्यता समझ रहे थे और वो पूरी नहीं हो पाई थी। यहाँ तक हमने कर ली थी। हम धार्मिक प्रथाओं पर आए थे, मतलब उसके धर्म पक्ष पर आए थे और यहाँ तक हमने लगभग हमारी क्लास आधी हो चुकी है। आज हम उसके दूसरे भाग में सिंधु घाटी सभ्यता को पूरा समझेंगे। कोई पहली बार देख रहा है तो उन्हें बता देता हूँ कि आप लोग प्लेलिस्ट में जाइए, मतलब इसकी पिछली क्लास पर जाइए या डिस्क्रिप्शन में भी आपको कुछ लिंक मिल जाएगा। वहाँ पर जाकर आप पिछली क्लास से देखिए तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा। हालाँकि मैं 2-4 मिनट में अभी भी रिवाइज़ कराऊँगा, लेकिन अच्छे से समझना है तो शुरू से समझिए। बाकी अभी 2 क्लासेज हो चुके हैं हिस्ट्री की। आप प्लेलिस्ट में जाकर पहली क्लास से चलिएगा, इतिहास क्या है, मतलब कैसे, और प्रागैतिहासिक काल, ताम्रपाषाण काल और उसके बाद में ये सिंधु घाटी सभ्यता। तो सिंधु घाटी सभ्यता में हम कहाँ पहुँचे थे, कहानी के रूप में एक बार रिवाइज़ कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा जल्दी करेंगे रिवाइज़ क्योंकि थोड़ा समय यहाँ पर आगे भी इसको पूरा करना है आज। देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में मैंने बताया था कि ये मेसोपोटामिया के लगभग समकालीन सभ्यता है और ऐसा ये अब ऐसा बोलने वाले कौन हैं? तो बोलने वाले, पूरी कहानी मैंने बताई थी कि किस तरह से सिंधु घाटी सभ्यता की खोज, जो पहला नगर खोजा गया था, वो नगर खोजा गया था कब? 1921 में, हड़प्पा। लेकिन उससे लगभग 100 साल पहले एक व्यक्ति थे, चार्ल्स मैसन। लगभग कब? 1826 में। उन्होंने सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से नहीं, लेकिन इस क्षेत्र के बारे में एक वर्णन किया अपनी पुस्तक में कि यहाँ से कुछ मोहरें उन्हें मिली थी और वो बहुत पुरानी थी। बहुत पुराने कुछ प्रमाण उन्हें मिले। अब इसके बारे में धीरे-धीरे क्या हुआ था, याद करो कैसे-कैसे मैंने वो कहानी बताई थी। उसके बाद में क्या हुआ, 1853-54 में रेल की पटरियाँ बिछी जानी थी। ठेकेदार ने गलत ईंटें, मतलब कहीं से ईंटें यूज़ कर लीं। अधिकारी को पता चला, ये ईंटें तो अब की थी ही नहीं। तो धीरे-धीरे ये बात खुली तो अलेक्जेंडर कनिंघम एक व्यक्ति थे, जिन्होंने क्या काम किया था, उसका मैंने सन भी बताया था, 1861। 1861 में क्या किया गया था, एएसआई की स्थापना कर दी गई थी। एएसआई मतलब आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग। किसने करवाया? तो अलेक्जेंडर कनिंघम, उन्हें बोला जाता है इसका जनक, भारतीय पुरातत्व का जनक। ठीक है, अब ये महानिदेशक थे, इन तक ये बात पहुंची, इन्हें बुलाया गया, वो सब प्रमाण दिखाए गए। देखने के बाद में, मतलब उस समय पर जो मिल रहे थे, वो सब देखने के बाद इन्होंने कुछ निरीक्षण वगैरह किया, देखा, जाना और समझा कि हाँ, ये बहुत पुरानी तो है, लेकिन ये सही तिथि निर्धारण नहीं कर पाए थे। जब सही तिथि तिथि निर्धारण नहीं कर पाए, तो आगे जाकर ये बातें चलती रहती हैं, चीज़ें मिलती रहती हैं। अब यही जो एएसआई थी, इस एएसआई के एक महानिदेशक बन के आते हैं कौन? मैंने बताया था कि कौन? जॉन मार्शल। यहाँ पर आ गए थे हम, जॉन मार्शल, भारतीय पुरातत्व विभाग के उस समय के महानिदेशक, 1921-22 के महानिदेशक। तो इन्होंने क्या काम किया, 2 व्यक्तियों को लगाया, जिनका एक का नाम था दयाराम साहनी, दूसरे का नाम था राखलदास बनर्जी। 1921-22 में इन्होंने, क्योंकि क्षेत्र था कौन-सा? पश्चिमी और उत्तरी भारत। उस समय पर पाकिस्तान और भारत एक ही हुआ करता था, तो अभी वर्तमान में पाकिस्तान वाला क्षेत्र, और उस समय पर उत्तर-पश्चिम भारत हुआ करता था। तो वहाँ पर ऊपर वाली जगह पंजाब और नीचे वाली जगह सिंध। वहाँ पर मैंने बताया भी था लास्ट क्लास में, तो वहाँ पर क्या हुआ था, इन्होंने दोनों व्यक्तियों को लगा दिया अपने अंडर में, अपनी अंडर गाइडेंस में, और उन व्यक्तियों ने वहाँ का अन्वेषण किया, खुदाई की। तो हमें 2 जगह मिलती हैं, 1921 क्या, हड़प्पा, 1922 मोहनजोदड़ो। उसी के बिहाफ़ पर इसका फिर नामकरण होता है, और जब इसको खोजा गया, तो इन्होंने कार्बन डेटिंग वगैरह के आधार पर आगे इसका तिथि निर्धारण होता है। लेकिन सबसे पहले जो तिथि निर्धारण करने वाले थे, वो कौन थे? जॉन मार्शल। और इसको इन्होंने बताया कि ये सभ्यता लगभग मेसोपोटामिया की समकालीन सभ्यता है। और इस चीज़ पर रिसर्च हुई तो हमने पाया कि मेसोपोटामिया की जो मोहर हैं, वो भारत में मिली हैं, लोथल में, और भारत की भी मोहर है वहाँ पर मिली हुई हैं। और इन्होंने मेसोपोटामिया का जो शासक है, उसने उस समय पर ज़िक्र किया है भारत से व्यापार का। और जब व्यापार का ज़िक्र किया है, तो उसने भारत के संदर्भ में, भारत मतलब उस समय पर केवल सिंधु घाटी के लिए बात कर रहे हैं हम, तो सिंधु घाटी सभ्यता वाली जगह, ये जो क्षेत्र था जहाँ पर सिंधु, सतलज और उनकी सहायक नदियाँ हैं, ठीक है? मैंने बताया था चिनाब, रावी, झेलम, व्यास, ये सब नदियाँ हैं, इंक्लूडिंग सरस्वती। तो ये सबको उन्होंने क्या बोला, इस क्षेत्र का संबंध बोला मेलुहा से। ये सब चीज़ बता दी है। अब उसके बाद में इसके नामकरण की बात है कि सिंधु घाटी सभ्यता का नाम क्या रखें? तो हमने देखा कि सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता बोला गया है। क्यों? क्योंकि सबसे पहला नगर हड़प्पा ही खोजा गया था। सैंधव संस्कृति बोला गया क्योंकि सिंधु नदी के किनारे बहुत सारे यहाँ पर नगर मिले हैं। आद्य सभ्यता है, ये भी समझा दिया था कि आद्य युग क्या होता है, प्रोटो हिस्ट्री, जिसका हम लिखा हुआ तो वहाँ पर मिलता है उस समय का, लेकिन हम उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं, समझ नहीं पा रहे हैं। हम इसे कांस्य युगीन सभ्यता बोलते हैं। मैंने बताया था कि
कांसे का प्रयोग होने लगा। जो तांबा था, जो पहले पत्थरों के साथ में यूज होता था तांबा, तांबे के साथ में टिन मिलाया जाने लगा और वहां से बनाया गया कांसा। और जब कांसे का प्रयोग बड़े पैमाने पर हुआ तो वहां से नई नई चीजें निकल के आई। वहां से नगरीकरण की शुरुआत ही हम कांसे से देखते हैं। मैंने बताया था कि नगर कैसे बसे, बाजार कैसे लगे, बस्तियां कैसे बनी, वो लोग आपस में जो म्यूचुअल ट्रांजेक्शन करते थे, आपसी वस्तु विनिमय करते थे, वो कैसे करते थे, वो सब पूरी कहानी बताई थी। ठीक है। तो यहाँ पर कांसे का प्रयोग होने लगा, इसलिए कांस्य युगीन सभ्यता इसको बोलते हैं। सरस्वती संस्कृति सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि सरस्वती नदी के किनारे ही बहुत सारे शहर हमें मिले हैं। पहली नगरीय सभ्यता बोलते हैं, क्योंकि पहला नगरीकरण जो अगर कहीं हुआ तो वो यहीं पर हुआ, बल्कि यहाँ से जो मेसोपोटामिया की सभ्यता है वहां भी इस तरह का नगरीकरण हमें देखने नहीं मिला है। नगरीकरण कैसा है वो अभी देखेंगे। ये सब मैंने बता दिया कि 1861 वगैरह, ये बता दिया है। तो यहाँ पर ये कौन थे? जॉन मार्शल। अब जॉन मार्शल के निर्देशन में हम देखेंगे दोनों व्यक्तियों को, लेकिन बाद में देखेंगे। पहले ये देख लेते हैं कि इसका क्षेत्र विस्तार क्या था। तो मैंने बताया था भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान, तीन देशों में ये सभ्यता फैली हुई है। लगभग 13 लाख वर्ग किलोमीटर में ये सभ्यता फैली हुई है पुराने आंकड़ों के अनुसार। नए आंकड़ों के अनुसार कितना? लगभग 16 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैली हुई है। अब जब हम इसे देखते हैं तो यहाँ पर हम क्या पाते हैं कि भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान तो ठीक है, लेकिन भारत के कितने राज्यों में? तो मैंने बता दिया था कि 7 राज्यों में ये हमें देखने मिलता है। 7 राज्यों, 1 2 3 4 5 6 7। कौन कौन सा? ऊपर से जम्मू कश्मीर, फिर उसके बाद पंजाब, हरियाणा, यूपी, उत्तर प्रदेश, उसके बाद राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, ये बता दिया था। कौन कौन सी जगह है उन्हें हम आज की क्लास में देखेंगे। ठीक है। इसके अलावा इसका जो क्षेत्र विस्तार था वो हमने देखा कि इस तरह से त्रिभुजाकार बन रहा है। उत्तर पश्चिम, पूर्व पश्चिम यदि हमसे पूछता है तो उत्तर में मांडा, यहाँ पर मांडा जम्मू कश्मीर में चिनाब नदी के किनारे। दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद था, वो हमने कर लिया था, दाइमाबाद प्रवरा नदी के किनारे। उसके अलावा पूर्व में मेरठ का आलमगीरपुर हिंडन नदी के किनारे, और यहाँ पर बलूचिस्तान में सुतकागेंड और तास्क नदी के किनारे। ये इस बीच में ये सारी सभ्यता फैली हुई है। बाकी इसका अभी भी इन्वेस्टिगेशंस चलती रहती हैं और नए नए नगर हमें मिलते रहते हैं, मतलब नई नई खोजें मिलती रहती हैं। नगर योजना कैसी होती थी और उसके अपवाद क्या थे, ये सब चीज़ मैंने बता दी, लेकिन फिर से बता देता हूँ, रिवाइज करा देता हूँ। नगर योजना में हम देखते हैं कि इनका जो नगर होता था वो ऊपर नीचे बसा हुआ था। मतलब ऊपर एक हिस्सा, जो पश्चिमी हिस्सा था वो ऊपर होता था, जो पूर्वी हिस्सा था वो नीचे होता था। ये दुर्गीकृत होता था, मतलब चारों तरफ एक बाउंड्री वॉल होती थी। और वो बाउंड्री किस लिए की जाती थी? क्योंकि यहाँ पर संभवतः उच्च वर्ग के लोग रहते थे, तो इसको प्राचीर प्राचीर बोलते हैं, रक्षा बाउंड्री को। ठीक है। दुर्ग बना दिया जाता था, इसे किला बना दिया जाता था, टीला बना दिया जाता था, और उसकी बाउंड्री कर दी जाती थी, जिससे वो लोग सुरक्षित रहें। वहां पर अन्न भंडार वगैरह भी रहते थे, फैक्ट्रियां रहती थी उस समय की। ठीक है। अभी की नई फैक्ट्रियां नहीं, उस समय वाली फैक्ट्रियां जैसी भी होती होंगी। तो वहां पर क्या है, वो कैसी होती थी, अगर वो डिटेल में समझना है तो मैंने बताया था, हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट में जाओ। वहां पर आपको हड़प्पा सभ्यता की लगभग 8-9 क्लासेज मिलेंगी। उसमें इसकी नगर योजना में, नगर योजना वाली क्लास देखना, वहां पर मैंने फोटोज दिखाए हुए हैं किस तरह के वो लोग रहते थे। ठीक है। वो सब दिखा गया है वहां पर। मन के बनाने की फैक्ट्री मैंने दिखाई है। ठीक है। वो सब देख लेना। तो फिलहाल यहाँ पर रक्षा प्राचीर होती थी, और यहाँ पर पूर्व में रक्षा प्राचीर नहीं होती थी। ये नीचा होता था, ये ऊपर होता था, ये आमजन के लिए होता था, ये उच्च वर्ग के लिए होता था। लेकिन इसके अपवाद बताए थे। लोथल, लोथल को मैंने बताया पहला अपवाद, जिसको हमें याद रखना था। लोथल में क्या था कि यहाँ पर जो दुर्ग, ये दो हिस्से होते थे नगर के, पूर्व पश्चिम, वो कैसे हुए? एक ही रक्षा प्राचीर से। मतलब इधर भी रक्षा प्राचीर को पूरे में, केवल इसमें नहीं पूरे में ले लिया गया, तो ये अपवाद स्वरूप था। दूसरा एक बताया मैंने, कालीबंगा। कालीबंगा, ठीक है। कालीबंगा में क्या था? ये जो रक्षा प्राचीर थी, ये रक्षा प्राचीर हमें दोनों जगह देखने मिल रही है। यहाँ पश्चिम में तो है ही है, साथ में हमें पूर्व वाले नगर में भी रक्षा प्राचीर देखने मिल रही है। हमने एक नगर करा था चहूदड़ो, चंगहुदड़ो। ठीक है। जहां से मनका बनाने का कारखाना मिला है। तो चहूदड़ो में हम देखते हैं कि यहाँ पर कोई रक्षा प्राचीर ही नहीं है, कोई बाउंड्री वॉल ही नहीं है, ना पश्चिम में ना पूर्व में। और एक जगह हमें मिली थी धोलावीरा। सबसे पहला इनफैक्ट अपवाद यही होना चाहिए जो हमें याद रखना है, धोलावीरा। क्यों? क्योंकि बाकी सारे नगर जो हमें देखने मिले सामान्यतः है ऊंचे नीचे, ये ऊपर नीचे और दो भागों में डिवाइडेड मिले हैं। लेकिन धोलावीरा वो नगर है जो हमें 3 भागों में डिवाइडेड मिला है, और एक भाग में इसके क्या मिला है? हमें स्टेडियम मिला है। तो इसलिए ध्यान रखना है। ठीक है। तो ये हो गया। इसके अलावा क्या था नगर योजना में? ग्रिड पैटर्न पे था, मतलब एक मुख्य सड़क होती थी और बाकी अन्य सड़कें जाती थी। जो घर होते थे वो इन गलियों में होते थे, मुख्य मार्ग पर उनके खिड़की दरवाजे नहीं खुलते थे। ये सब इसमें लिखा हुआ है।
सड़कें चौड़ी और समकोण पर होती थी, जल निकासी की उत्तम व्यवस्था थी, नालियां पत्थरों से ढकी हुई होती थी, दरवाजे गली की तरफ खुलते थे, मुख्य मार्ग पर नहीं खुलते थे। लेकिन इसका अपवाद हमें फिर से देखने मिलता है लोथल। लोथल के जो दरवाजे खिड़की थे वो कैसे खुलते थे? मुख्य मार्ग पर खुलते हुए हमें मिले हुए हैं, ठीक है, तो ये ध्यान रखना था। इसके अलावा जब हम मकान की संरचना देखते हैं तो हमें एक आंगन देखने मिलता है, उसके चारों तरफ कमरे देखने मिल रहे हैं बहुत सारे। हमें कुछ सीढ़ियां भी मिली हैं, संभवतः वो 2 मंजिला 3 मंजिला तक बनाकर रखते होंगे। इसके अलावा हमें घर में कुआं देखने मिल रहा है, बाथरूम देखने मिल रहा है, रसोई देखने मिल रही है। तो ये सब चीजें हमें देखने मिल रही हैं। साथ के साथ एक और चीज थी, यहाँ पर जो घरों में यूज करते थे वो पक्की ईंटों का यूज करते थे, जो मेसोपोटामिया से भिन्न चीज है, मतलब अलग चीज करती है इसको। लेकिन ये पक्की ईंटें तो होती थी, और पक्की ईंटों का मैंने अनुपात बताया था, 1:2:4 या 4:1:2:1। ये ध्यान रखना, ये अनुपात किससे है? ये लंबाई है ऐसे, ये चौड़ाई है ऐसे, और ये ऊंचाई है, जो ऊंचाई होती है ऊपर की तरफ, है ना, ईंट ऐसे होती है तो ऊपर की तरफ। तो ये, तो कैसी ईंटें होती थी? आयताकार होती थी, और ये पक्की ईंटें होती थी। अब इन दोनों के ये अपवाद हैं। इसका अपवाद था पक्की ना होकर जो कच्ची ईंट थी, तो वो मैंने बताया कहाँ पर थी, कालीबंगा में। कालीबंगा में हमें कच्ची ईंट देखने मिल रही हैं। और कैसी ईंटें देखने मिल रही हैं? प्लेन नहीं, हमें अलंकृत ईंटें देखने मिल रही हैं, उन पर फूल पत्ती डिजाइनिंग वगैरह देखने मिलती है, ठीक है। और साथ के साथ यहाँ पर जो आयताकार ईंटें मिल रही हैं, इसका अपवाद हमने देखा था। इसका अपवाद देखा था कौन सा? चहूदड़ो। चहूदड़ो में जो ईंटें मिली हैं वो कैसी ईंटें मिली हैं? गोल ईंटें, वक्राकार ईंटें, मतलब ऐसी घुमावदार ईंटें, ठीक है। वहां आयताकार ईंटें देखने नहीं मिल रही हैं। तो ये इसके अपवाद देख लिए। उसके अलावा हमने समाज देखा कि समाज कैसा था इनका। शांति मूलर समाज था। परिवार इसकी मूल इकाई होती थी। परिवार शांति मूलर समाज था। मात्र सत्तात्मक समाज था, क्योंकि हमें मात्र देवी की मूर्ति यहाँ से देखने मिल रही है, और मोहरों पर स्त्रियां देखने मिल रही हैं काफी ज्यादा। टेराकोटा की मूर्ति यहाँ पर देखने मिल रही है। समाज संभवतः 3 वर्गों में विभाजित था, लेकिन वो वर्ण नहीं थी, जाति नहीं थी, केवल कर्म के आधार पर उच्च, मध्य और निम्न 3 वर्गों में ये समाज विभाजित था। खेल इनका शतरंज, पशु लड़वाना, ये सब रहते थे, पासा वगैरह खेलना, ये सब होते थे। शक्ति संभवतः क्या थी? व्यापारी वर्ग के हाथों में थी। और यहाँ पर राजतंत्र ना होकर जनतंत्र था, और राजा जो होता था वो राजा नहीं होता था, केवल कबीले का सरदार होता था। उसके जो जन थे, मतलब जो लोग थे, उनकी सुरक्षा के लिए केवल, ठीक है। कुल वाला नहीं होता था, मतलब मेरा बेटे का बेटा, बेटे का बेटा, ऐसा पैटर्न देखने नहीं मिल रहा है। चलो, तो यहाँ तक हमने समझ लिया था। अब हम आगे चलते हैं। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा 10 मिनट में रिवाइज करा दिया है, बाकी डिटेल में आप वहाँ पर देख लेना। बस ये याद रखो, कोई भी क्लास करो तो आप रिवीजन या तो खुद से करते रहो, या जो मैं रिवीजन करवा रहा हूँ वो करते रहो, क्योंकि रिवीजन के बिना हमारी पढ़ाई अधूरी है। देखो, आप कुछ भी पढ़ रहे हो, आपको दो चीज़ें बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रहेंगी। पहला चीज़ रिवीजन, और दूसरी चीज़ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, ठीक है। दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। अब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का, क्योंकि अकेला पढ़ रहा हूँ, तो एक काम कर सकते हो आप लोग, मैंने एंशियंट हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डाल दिए हैं। अब देखो, सिंधु घाटी सभ्यता के हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता के क्वेश्चन सारे के सारे आपको एंशियंट, आप उसमें जाइएगा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की सीरीज में, ठीक है। एंशियंट हिस्ट्री ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ये प्ले लिस्ट में जाना, वहां पर आपको टॉपिक वाइज सारे ऑब्जेक्टिव मिल जाएंगे। तो वहां पर ऑब्जेक्टिव कर लेना, जिससे कि आपके डाउट्स क्लियर होते चले साथ के साथ। वहां पर मैंने इसी चीज को, जो आप यूट्यूब वगैरह पर आप पढ़ते हो ना, सारी की सारी क्लासेज ऑब्जेक्टिव भी पढ़ा देते हैं, मैं कॉन्सेप्चुअल भी समझा रहा हूँ आपको, और साथ के साथ मैंने ऑब्जेक्टिव भी कॉन्सेप्चुअल समझाते हुए बताया, डिफरेंस बताते हुए ऑप्शंस का, ठीक है। तो उसे कर लेना। बाकी यहाँ पर चल रहे हैं, तो धार्मिक प्रथाएं कैसी थी? देखो, बहुदेववाद प्रचलित था। पहला क्वेश्चन तो यही होता है कि एकेश्वरवाद था या बहुदेववाद था। बहुदेववाद का मतलब होता है बहुत सारे देवताओं की यहाँ पर लोग पूजा करते थे। अब बहुत सारे देवता जो होते थे वो कैसे होते थे? तो वो कैसे होते थे? यहाँ पर प्रकृति रूप में, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है, ध्यान रखना है। ये धार्मिक प्रथाओं में जो बहुत सारे देवता हैं, बहुदेववाद प्रचलित है, वो प्रकृति की पूजा करते थे मुख्य रूप से। हमें सारी चीजें प्रकृति वाली देखने मिलती है। जैसे कि हमें देखने मिला मुख्य देवी मातृदेवी, ध्यान रखना, यहाँ की जो मुख्य देवी होती थी वो कौन होती थी? मातृ देवी, जो प्रकृति की देवी होती थी। तो प्रकृति को दिखाते हुए यहाँ पर हुआ क्या है कि यहाँ लिखा भी हुआ है, स्त्री की टेराकोटा यानी कि पकी हुई मिट्टी की मूर्ति बनाई गई है, और उस मूर्ति के, स्त्री के, उस मूर्ति में जो स्त्री है उसके गर्भ से पौधा निकलता हुआ दिखाया गया है। मतलब एक स्त्री है, उसके गर्भ से पौधा निकल रहा है। तो उसको हम लोगों ने क्या माना है? क्योंकि हम पढ़ा तो कुछ है ही नहीं, हमने समझा तो कुछ है ही नहीं जो उन्होंने लिखा,
तो हम उससे अनुमान लगाते हैं कि ये इसको क्या मानते होंगे, ये पूजा पाठ करते होंगे इसकी, और ये मानते होंगे कि जो भी ये प्रकृति है, जो भी संसार है, सब इसी की देन है। ये जैसे एक माता बच्चे को जन्म देती है, बिल्कुल वैसे ही इसी ने प्रकृति को जन्म दिया है। और उसको क्या किया, वो जो भी शक्ति होगी उसको एक मूर्त रूप दे दिया, एक मूर्ति बनाकर। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मूर्ति पूजा करते थे या नहीं करते थे? करते थे। मंदिर होते थे? नहीं होते थे। मंदिरों के प्रमाण सीधे सीधे हमें देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन मूर्ति पूजा करते थे। तो यहाँ पर ये मूर्ति देखने मिल रही है, तो मुख्य देवी होगी कौन सी? ये मातृ देवी। मुख्य देवता कौन है, इनको ध्यान रखना है। तो मुख्य देवता पशुपति, हमें एक पशुपति की मोहर मिली है, ऐसी चौकोर मोहर है, और यहाँ से कुछ कटा हुआ भी है उसका हिस्सा। यहाँ पर 3 सींग वाला एक पशुपति बैठे हुए हैं, मतलब योगी बैठे हुए हैं ध्यान मुद्रा में, ठीक है। और पशुपति क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इनके चारों तरफ हमें पशु देखने मिल रहे हैं। और वो पशु कौन से देखने मिल रहे हैं, तो मोहर है मूर्ति पर पद्मासन मुद्रा में बैठा योगी, जिसके सिर पर 3 सींग हमें दिखाई देते हैं, 3 मुंह दिखाई देते हैं, लेकिन साथ में मतलब यहाँ पर 3 सींग दिखाई दे रहे हैं और चारों ओर कुछ जानवर दिखाई दे रहे हैं। तो आपसे जानवरों को भी पूछ सकता है, जिस तरह से एग्जाम का लेवल बदलता जा रहा है, तो जानवर भी पता याद रखने हैं कि यहाँ पर गैंडा देखने मिला है, हाथी देखने मिला है, भैंसा देखने मिला है, सांड देखने मिला है, मोर देखने मिला है, और हिरन देखने मिला है। हिरन, ये 2 हिरन है, एक इधर है एक इधर है, नीचे है। एक तरफ यहाँ पर गैंडा और भैंसा है इधर की तरफ, बाई तरफ, और एक तरफ हाथी और क्या है, गैंडा भैंसा हो गया, हाथी और सांड है, और एक तरफ मोर है। ये सारे जानवर हमें देखने मिलते हैं, ठीक है। बाकी ये मोहर, ये सारी मातृ देवी की मूर्ति, मैं फिर से बोल रहा हूँ, अगर आपको डिटेल में समझना है, एक्चुअल में जानना है कि होता क्या था, तो वो चीज़ मैंने फोटोज के साथ में पूरा एक्सप्लेन किया हुआ है, दिखाया हुआ है। हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट, मतलब गहराई वाले कॉन्सेप्ट में आप जाकर समझेंगे तो आपको पता चल जाएगा, ठीक है। शिवलिंग की पूजा किया करते थे, है ना। शिवलिंग क्या, एक लिंग और योनि की ये पूजा किया करते थे। तो लिंग और योनि रूप से हमें कुछ चीज़ें मिली हैं, कि एक योनि मिली है, योनि का मतलब जिससे लिंग और योनि से ही इस संसार की उत्पत्ति हुई है, शायद ये इस तरह से मानते होंगे, और उसकी पूजा किया करते थे, क्योंकि ऐसे हमें प्रतीक चिन्ह मिले हैं लिंग और योनि के। अब उसी का एक रूप मिला है ये शिवलिंग हमें साथ में उनके, तो वो देख लेंगे अभी कहाँ से क्या चीज़ मिली है। बाकी पशु पूजा करते थे, जैसे एक सींग वाला गैंडा, जिसको हम यूनिहॉर्न बोलते हैं इंग्लिश में, और हिंदी में एक श्रृंगी बोलते हैं। तो एक श्रृंगी या यूनिहॉर्न की ये संभवतः पूजा करते थे। प्रिय पशु होता था इनका कुब्भड़ वाला सांड। भाई ये कैसे होता था, तो ये सिंधु घाटी सभ्यता की मैंने एक वीडियो डाली है, वही हिस्ट्री डीप कॉन्सेप्ट में देख लेना। सिंधु घाटी सभ्यता की वर्तमान हिंदू धर्म से समानता, तो मैंने वहां पर समानता दिखाई है कि किस तरह से उस समय, जो उस समय की प्रथाएं थी, उस समय की चीजें हैं, वो अभी तक भी हिंदू धर्म में अपनाई हुई हैं। जैसे हम देखेंगे यहाँ पर ये कुब्बड़ वाला सांड हमें अभी भी देखने मिलता है। तो कुब्बड़ वाले सांड को कई बार आप देखोगे, नंदी आता है, एक नंदी, और उस पर ऊपर से कौड़ियों वाला एक कंबल डला हुआ होता है। हम उसकी पूजा पाठ करते हैं, उसको जो लेकर आता है बैल को, नंदी को, वो क्या करता है, उससे सींग हिलवाता है, कभी कुछ कहलवाता है, कभी कुछ, तो वो सब अभी भी हमारे यहाँ पूजा पाठ चलता है। तो वो हमें स्वास्तिक का चिन्ह यहाँ से मिला है, जबकि स्वास्तिक का चिन्ह हम अभी भी अपने पूजा पाठ में यूज करते हैं। हमें यहाँ से शिवलिंग मिला है, जबकि हम अभी भी शिवलिंग को पूजा पाठ में यूज करते हैं, पूजा करते हैं शिवलिंग की। हमें पशुपति मिले हैं, मतलब योगी ध्यान मुद्रा में बैठा हुआ मिला है, जिसको हमने वर्तमान में शिव शंकर का रूप बना दिया है, ठीक है। तो इस तरह से हमें अभी भी वो चीजों को अपनाया हुआ है। भूत प्रेत से बचने के लिए ताबीज वगैरह का यूज करते थे। मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, मतलब मंदिरों के अवशेष नहीं मिले हैं, ये बात को ध्यान रखना, लेकिन मूर्ति पूजा देखने यहाँ पर मिल रही है। धर्म और भूत प्रेत, जादू टोना टोटका, सब चीजों में यहाँ पर देखने को मिल रहा है। गो पूजा का प्रमाण नहीं मिला है, ये 2 चीजें स्पेशली याद रखनी है। पूछा जाता है इसको, क्योंकि हम सोचते क्या हैं कि ये तो भाई उस जमाने की होगी जब गाय की पूजा करते होंगे। गाय की पूजा वैदिक काल में है, और वैदिक काल पूरा ही गाय पे डिपेंड है, गाय के ऊपर ही सब कुछ नाम लिखे हुए हैं। लेकिन ये लोग गाय की पूजा, मतलब गाय का कुछ इस तरह का प्रमाण ही नहीं मिल रहा है, और मंदिर के ना कोई अवशेष मिल रहे हैं। लेकिन यहाँ पर क्या मिलता है, एक स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। स्वास्तिक होता क्या है, ये होता है ना। तो स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है, मांगलिक चिन्ह, जिसको हम संभवतः शुभ के रूप में, मंगलकारी के रूप में यूज करते हैं। सूर्य से संबंधित था, जो ये चारों दिशाओं को दिखाता हुआ
स्वास्तिक का चिन्ह मिलता है। कांस्य युगीन ये सभ्यता, मतलब चलो छोड़ो, आगे आ जाते हैं। अब कृषि कैसी होती थी, तो धर्म तो समझ गए किस तरह से होता था। कृषि कैसी होती थी, तो देखो अब मैं क्योंकि इस पे पढ़ता हुआ समझाता हुआ जा रहा हूँ आपको, मैंने लास्ट क्लास में सब कुछ बता दिया है, सारी मतलब पूरी कहानी बता दी है, बेसिक कॉन्सेप्ट पूरा पूरा समझा दिया है लास्ट क्लास में। अब जो जहाँ पर जो जरूरी कॉन्सेप्ट आता जा रहा है मैं उसको समझाता जा रहा हूँ। यहाँ पर क्यों समझा रहा हूँ ये हैंड रिटन नोट्स में, तो उसका रीजन भी लास्ट क्लास में मैंने बता दिया है, वो आप देखोगे तो खुद से पता चल जाएगा। अभी सारी चीजें रिपीट क्यों नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि अभी रिपीट कर दूंगा तो लास्ट क्लास देखोगे कैसे, और लास्ट क्लास नहीं देखोगे तो आगे का कुछ समझ नहीं आएगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा जरूरी है, तो उसे देख लेना, ठीक है। चलो, यहाँ कृषि में क्या करते थे, गेहूं, जौ, राई, मटर, चावल आदि, मतलब सारे के सारे ये अन्न यहाँ पर उगते हुए हमें दिख रहे हैं। लेकिन एक चीज यहाँ पर नहीं मिल रही है, वो यहाँ पर लिखनी शायद छूट गई है, यहाँ पर हमें गन्ना देखने नहीं मिल रहा है। तो अगर आ जाता है कि किस चीज के खेती किस तरह की करते थे, तो सारी खेती करते थे, लेकिन यहाँ गन्ना संभवतः हमें देखने नहीं मिलता है। सिंचाई वर्षा के जल पर निर्भर रहती थी, ऐसा नहीं था कि उन्होंने क्या किए हुए थे, हालांकि हमें वर्षा जल संचयन के प्रमाण मिल रहे हैं, वर्षा के जल को रेन वाटर हार्वेस्टिंग के प्रमाण मिल रहे हैं। कहाँ से मिल रहे हैं, धोलावीरा से। लेकिन ये सभी जगह हमें सिंचाई के रूप में नहरें या कुएं ऐसे देखने नहीं मिलते हैं। हमें क्या मिल रहा है, वर्षा के आधार पर जल, मतलब जो वर्षा से मिल गया। हल का प्रयोग से परिचित थे, ध्यान रखना है, हल के प्रमाण हमें मिले हैं। सबसे मुख्य खेती कौन सी होती थी, खेती तो सारी कर रहे हैं, लेकिन सबसे मुख्य खेती थी कपास। पूरे विश्व में जो सबसे पहले कपास, कपास मतलब कॉटन, रुई, है ना, तो रुई को जो सबसे पहले कॉटन का जो पेड़ है वो कपास का पेड़ बोला जाता है। तो कपास को पूरे विश्व में जो सबसे पहले किसी ने उपजाया है वो है सिंधु घाटी सभ्यता वाले लोगों ने। तो सबसे पहले कपास की खेती करने का श्रेय सैंधव लोगों को जाता है। और इसीलिए कपास की खेती के कारण यूनानी लोग भारत के लोगों को क्या बोलते थे, कौन यूनानी लोग, सिंडोन के नाम से बोलते थे, सिंडोन, ठीक है। मतलब सिंडोन मतलब सिंडोन का, जैसे कि मान लिया किसी का नाम बोल देते हैं ना, जैसे मान लिया कोई भी गांव का नाम है सदरपुर, तो सदरपुरिया है ऐसे करके। तो वहीं पर क्या करते थे ये सिंधु, सिंडोन, सिंडोन वाले मतलब सिंधोन वाले, है ना, सिंधुन वाले। तो सिंधुन, कपास की पहचान सिंडोन से, और सिंडोन की पहचान सिंधु घाटी सभ्यता से की गई है। क्यों, क्योंकि सबसे पहले ये कपास यहीं पर उगाई गई थी। तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग भारत के, मतलब यहाँ पर ये लोग जानते थे। पशुपालन में क्या करते थे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं हमारे, क्योंकि पशुपालन में एक दो चीजें हमें देखने को नहीं मिल रही हैं। हमें गाय देखने मिल रही है, हमें बैल देखने मिल रहा है, लेकिन गाय उस तरह से नहीं देखने मिल रही है जिस तरह से वैदिक सभ्यता में। हमें भैंस देखने मिल रही है, बकरी देखने मिल रही है, सुअर देखने मिल रहा है, गधे देखने मिल रहे हैं, ऊंट देखने मिल रहा है, कुत्ता देखने मिल रहा है, बिल्ली देखने मिल रही है, सब देखने मिल रहे हैं। क्या नहीं देखने मिल रहा है वो यहाँ पे आगे आ जाएगा। प्रिय पशु कौन सा है, कुब्बड़ वाला सांड, ये हमने देख लिया, पहली कर लिया इस चीज को। और एक सींग वाला गेंडा, ठीक है। तो हमें बहुत सारे जानवर, जंगली जानवर देखने मिल रहे हैं, पालतू पशु देखने मिल रहे हैं, कुब्बड़ वाला सांड, एक सींग वाला गेंडा, ये सब चीजें हमें देखने मिल रही हैं। लेकिन हमें क्या देखने नहीं मिल रहा है, वहां से क्वेश्चन होते हैं भाई, बहुत सारी चीजें जब मिल रही हैं तो क्या नहीं मिल रहा है, वो हो गया ना इंपॉर्टेंट। तो केवल घोड़े के साक्ष्य, घोड़े के केवल साक्ष्य मिले हैं हमें, जैसे एक दो जगह से सुट कोडदार से देखने मिले हैं। लेकिन ये घोड़े से परिचित होंगे, जानते होंगे, पालते होंगे, इस चीज का कोई प्रमाण नहीं मिला है। अवशेष मिले हैं, पर ये लोग उससे परिचित संभवतः नहीं थे। परिचित का मतलब उससे शायद पालते नहीं थे। घोड़ा कहीं से आ रहा होगा दूर दराज से, क्योंकि व्यापार इनका चलता था, तो आया होगा वहां, उसके अस्थि मतलब रास्ते में वो कुछ ऐसे ही हालात बने होंगे रेगिस्तान वाले क्षेत्र में कि वहां पर वो मर गया होगा, तो वहां से उसके अस्थि अवशेष तो मिल रहे हैं। लेकिन हमें उसको पालतू ये लोग रखते होंगे ऐसा कोई प्रमाण नहीं मिला है। हमें हाथी, दूसरा है घोड़ा, हाथी, हाथी व घोड़े पालने के साक्ष्य नहीं मिले। तो दोनों चीजों को याद रखना है, हाथी और घोड़े के पालने के साक्ष्य नहीं मिले हैं, लेकिन हाँ दोनों से लगभग मतलब वहां से साक्ष्य मिले हैं, पालने के साक्ष्य नहीं मिले, ठीक है, ध्यान रखें इस चीज को। लेकिन एक ऐसा भी जानवर है जिसके पूरी तरह से ही साक्ष्य नहीं मिल रहे हैं, वो कौन सा है उसे भी देख लेते हैं। हाथी, गेंडा, बंदर, भालू इससे परिचित थे, दोबारा सुनना, हाथी, गेंडा, बंदर, भालू इनसे परिचित थे, लेकिन हाथी को पालते नहीं थे। क्वेश्चन अलग अलग तरीके से आता है, हाथी, गेंडा, बंदर, भालू,
हाथी को ये अपने पास में नहीं रखते थे, पालते वालते नहीं थे, वो जंगली हाथी होता था, ठीक है। घोड़े से ये लोग परिचित ही नहीं थे, घोड़ा कहीं दूर का था, लेकिन अवशेष मिले हैं, ठीक है, इस बात को ध्यान रखना है। तीसरी चीज आती है सबसे मुख्य, शेर। और ये पूछा जाता है, तो शेर का कोई भी साक्ष्य नहीं मिला है। शेर का कोई साक्ष्य यहाँ पर देखने को नहीं मिला। गाय को भी बल्कि ये इस तरह से पालन नहीं करते थे जैसे वैदिक सभ्यता में, मैंने पहले बता दिया। तो हमारा मुख्य होता है शेर। शेर का कोई साक्ष्य यहाँ पर नहीं मिला है, इस बात को आपको ध्यान रखना है। तकनीक क्या यूज करते थे, मतलब टेक्निकली क्या वर्क क्या करते थे, तो ये कांसे का प्रयोग इन्होंने शुरू कर दिया था। ये हमने पहले समझ लिया डिटेल में, कांसा क्या होता है, कैसे प्रयोग शुरू करा, इस कांसे से फायदा क्या हुआ, सब चीजें मैंने डिटेल में समझा दी है, ठीक है। जिसमें तांबा और टिन को मिलाकर कांसा बनाते थे, टिन का प्रयोग लेकिन कम करते थे। मतलब पूछा जाता है, पूछा गया हुआ क्वेश्चन है इनफैक्ट, कि तांबे में जो टिन की मात्रा होती थी कांसा बनाने के लिए, वो कांस्य युगीन सभ्यता अर्थात सिंधु घाटी सभ्यता में होती थी तांबे के बराबर, तांबे से ज्यादा, तांबे से कम, तो कम होती थी। उसका रीजन ये और है कि यहाँ से हमें ये प्रमाण मिल रहा है कि वो टिन टिन की मात्रा जो कम होती थी, तो इसका मतलब ये टिन को कहीं दूर दराज क्षेत्रों से मंगाते थे, मतलब आयात करते थे। टिन यहाँ पर नहीं होता था, तो तांबा तो हमें मिल गया, जैसे राजस्थान से मिल गया, इधर उधर से मिल गया, लेकिन टिन को ये कहीं दूर से लेते थे। कहाँ से लेते थे अभी देख लेंगे। औजार बनाने में कांसे का प्रयोग किया जाता था। मैंने पहले बताया कि कांसे को जब औजार बना लेंगे कांसे के, तभी क्या करेंगे, वो जमीन को प्लेन करेंगे और स्थायी रूप से घर बनाकर रहने लग जाएंगे, ठीक है। सूती कपड़े का प्रमाण यहाँ पर मिला है, सूती कपड़े का प्रमाण यहाँ से मिला है। कहाँ पर मिला है अभी आगे चल के देख लेंगे। नाव बनाने का प्रमाण यहाँ से मिला है। और मिल क्या रहा है, हमें ये देखने को मिल रहा है कि ये मेसोपोटामिया, सुमेरियन, बेबीलोनिया की तरफ क्या करते थे, मतलब अगर आपने लास्ट क्लास नहीं देखी है तो बता देता हूँ, मतलब पश्चिम वाले देशों की तरफ ये क्या करते थे, ये नाव, सूती कपड़े ये बना बना कर वहां बेचते थे, मतलब यहाँ से निर्यात करते थे। टिन कहीं और से खरीद लेते थे, जो नीली मड़ी होती थी उसे कहीं और से खरीद लेते थे, मतलब कुछ चीजें खरीदते थे, कुछ चीजें बेच देते थे। कुम्हार के चाक का प्रयोग यहाँ पर अधिक होने लगा। मैंने बताया था कि जो पाषाण काल था, पाषाण काल के लास्ट स्टेज में आते आते कुम्हार के चाक का प्रयोग होने लगेगा और वहां पर सुडोल बर्तन बना लिए जाएंगे कुम्हार के चाक के से, ठीक है। तो यहाँ पर ये प्रयोग होने लगा था, और इस प्रयोग से क्या हुआ, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, जिनको बोला गया मृद भांड। मृद का अर्थात मिट्टी, मृदा, और भांड का मतलब बर्तन, ठीक है। मृद भांड, मिट्टी के बर्तन बनाए जाने लगे, और इन्हें साथ के साथ रंगे भी जाता था। रंगा कैसे जाता था, तो इन्हें रंगा जाता था लाल रंग से, काले रंग से, लाल रंग से रंगा जाता, और काले रंग से उन पे डिजाइनिंग की जाती, फूल पत्ती होती, ध्यान रखना। लाल काला, लाल काला, लाल रंग से बनाकर और काले रंग से डिजाइनिंग की जाती, तो ये इसको बनाते थे। बाकी व्यापार कैसे करते थे, तो व्यापार में क्या है, देखो कपास यहाँ पे इन्होंने उपजाई ली है, कपास उपजा ली है, मतलब रुई बना ली है, तो रुई से सूती वस्त्र बनाएंगे, सूती वस्त्र का व्यापार करेंगे, कपास भेजेंगे यहाँ से बेचेंगे, वस्तु विनिमय के द्वारा व्यापार करेंगे, लेकिन क्योंकि तब तक करेंसी वगैरह नहीं चलती थी, खुद मुद्राएं चलती थी, वो इधर उधर आपस में ट्रांजिट होती थी। लेकिन कपास और सूती वस्त्र का तो ये निर्यात करते थे, लेकिन वस्तु विनिमय के द्वारा जो अधिकांश हमारा व्यापार होता था वो इसी से होता था। घरेलू और विदेशी यानी कि दूरस्थ, तो घरेलू व्यापार का मतलब है भारत और उसके आसपास के क्षेत्रों में, या फिर जहां ये सिंधु घाटी वाले थे उसके आसपास के क्षेत्रों में आपस में ही लेन देन करना। और विदेशी का मतलब है दूर दराज से, ठीक है। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ थी, मैंने मैप पर भी बताया था, मैप बनाकर ये मान लिया ये सिंधु घाटी सभ्यता है, ये, तो यहाँ पर ये सिंधु घाटी सभ्यता है, यहाँ तक भी बल्कि फैली हुई है इस तरह से। लेकिन ये यहाँ से भी व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, यहाँ से व्यापार कर रहे हैं, और यहाँ इधर 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 ईरान से व्यापार कर रहे हैं, सारे में व्यापार कर रहे हैं, तो इसको बोला गया विदेशों से व्यापार, ठीक है। तो ये हो जाता था। स्थल और जलमार्ग दोनों से व्यापार होता था, भाई इनको अगर वहां जाना है, ईरान में जाना है या इराक में जाना है, दजला फरात के किनारे मेसोपोटामिया में जाना है, तो क्या करेंगे, जलमार्ग से पहुंच जाएंगे, ज्यादा आसान रहेगा, या वो लोग जलमार्ग से आ जाएंगे। पत्थर, धातु और हड्डी और नाव आदि का व्यापार करते थे, यानी कि पत्थर कौन से, मैंने बताया ये वाले पत्थर नहीं, मतलब कोई भी पत्थर उठा के बेच दिया, जो आज भी देखते हैं हम, क्या, जैसे हम कुछ मणियां देखते हैं, कुछ अंगूठियों में कुछ रत्न होते हैं, तो उन सब का, धातुओं का, ठीक है, सोने चांदी का, हड्डी का, लेकिन लोहे का नहीं, बस इतना ध्यान रखना है। लोहा यहाँ पर नहीं आएगा, बाकी कुछ धातुएं यहाँ पर आ जाएंगी। हड्डी क्या करते थे, हाथी के दांत का बना पैमाना मिला है हमें,
ठीक है, तांबे का बना पैमाना मिला है हमें, कांसे का बना पैमाना मिला है हमें। तो हाथी के दांत का व्यापार कर रहे हैं, धातु का व्यापार कर रहे हैं, पत्थर का कर रहे हैं, नाव का कर रहे हैं, नाव बेच रहे हैं। निर्यात किसका करते थे? मुख्यतः कपास, वस्त्र और नाव का ये निर्यात कर रहे हैं। यहाँ की नाव बड़ी फेमस थी, वहाँ के लोग यहाँ से ले जाते थे और आने जाने में उसका यूज करते थे। आयात क्या करते थे? सोना। कहाँ से? अफगानिस्तान से और कर्नाटक से। कर्नाटक में कोलार की खान है, ये सभी को पता होगा, जिसमें अभी भी सोना हमें निकलता है। तो ये कर्नाटक, क्योंकि उनके लिए तो विदेश हो गया ये, सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ रह गई और कर्नाटक कहाँ रह गया दक्षिण भारत में। तो यहाँ से ये व्यापार करते थे। फारस की खाड़ी से, अफगानिस्तान से ये क्या लेते थे? सोना। उसके अलावा चांदी, सोना चांदी दोनों अफगानिस्तान से और ईरान से। तांबे का व्यापार कहाँ करते थे? तो खेतड़ी, राजस्थान में खेतड़ी नामक जगह है, वहां से ये तांबा ले लेते थे। बलूचिस्तान से तांबा लेते थे। सीसा और टिन कहाँ से लेते थे? इराक से लेते थे। इसके अलावा एक पत्थर होता है, कौन सा? लाजवर्द, ठीक है, नीलमणि, वो सब ये कहाँ से? ईरान की तरफ से, अफगानिस्तान की तरफ से ये आयात कर लेते थे। ठीक है, तो ये इनका व्यापार होता था। लिपि कैसी थी इनकी? मतलब हमने शुरू में ही देखा कि ये लोग लिखते तो थे, मतलब इन्होंने लिखा तो है। लगभग हमें 64 मूलाक्षर मिले हैं और 250 से 400 के बीच में लगभग अन्य अक्षर मिले हैं। लेकिन इनके जो अक्षर हैं उनकी बनावट तो हमें पता है, लेकिन उनको हम पढ़ नहीं पा रहे हैं ठीक से। इनके जो अक्षर हैं कैसे हैं? वो भावों के द्वारा प्रकट किए हुए बातें हैं। जैसे कि कई लोगों को इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि भाव चित्रात्मक लिपि होती क्या है। तो मैं इसको हर बार समझा देता हूँ कि भाव चित्रात्मक लिपि क्या होती है। यहाँ पर शॉर्टकट में थोड़ा सा बता दे रहा हूँ। भाई देखो, मुझे लिखना नहीं आता, अभी लिपि बनी नहीं है, मुझे कुछ आता पता ही नहीं है भाषा होती क्या है। लेकिन मुझे ये पता है ये क्या है, इतने से पता चल गया ना ये क्या है। तो ये एक आदमी है। अब इससे पता चल गया आदमी क्या कर रहा है। अगर मैं ऐसे कर दूंगा तो आदमी जा रहा है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आदमी के हाथ में तलवार है या भाला है, ऐसे कर दिया तो ठीक है। अगर मैंने ऐसे कर दिया तो आदमी खुश है। अगर मैंने इस तरह से कर दिया तो आदमी दुखी है। तो ये भावों से, हालांकि बिल्कुल इस तरह से नहीं था इनका भाव चित्रात्मक, ये केवल समझाने के लिए मैं बोल रहा हूँ। चित्रों को आपको देखना है तो मैंने दिखाया हुआ है, वही डीप कॉन्सेप्ट में जाना प्लेलिस्ट में, वहां पर देख लेना। इनकी लिपि के लिए मैंने अलग से क्लास डाली हुई है, सिंधु घाटी सभ्यता की भाषा और लिपि, ठीक है, वो उसमें समझाया हुआ है। तो फिलहाल ये भाव चित्रात्मक, जो भाव के द्वारा भावों को चित्रों के द्वारा प्रकट किया जाए, उसको भाव चित्रात्मक लिपि बोलते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं पिक्टोग्राफ, मतलब पिक्चरल ग्राफ बनाकर जो लिपि दी जाए। इसको अवाचनीय लिपि भी बोल देते हैं, किसी भी नाम से आ जाता है। अवाचनीय मतलब जिसका अ मतलब नहीं हिंदी में, और वाचनीय मतलब बोलना, जिसको बोला नहीं जाता हो, केवल लिखने से ही उसका भाव प्रकट हो जाता हो, तो वो लिपि कैसी है? अवाचनीय। कैसी है? पिक्टोग्राफ, पिक्चरल। कैसी है? भाव चित्रात्मक, ध्यान रखेंगे। और इस लिपि का नाम जो दिया गया है वो दिया गया है ब्रुस्टो फुडेन। ब्रुस्टो फुडेन। ब्रुस्टो फुडेन कहाँ की लिपि है? सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों की लिपि। कैसे लिखी जाती थी? दाएं से बाएं और बाएं से दाएं, मतलब यहाँ पर दोनों ही याद रखना है, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं भी लिखी जाती थी। तो ऐसे लिखते थे, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, इधर से इधर, ऐसे चलती रहती थी। तो ये इनकी लिपि होती थी। जैसे उर्दू, फारसी उर्दू और हिंदी को मिक्स कर दें, है ना, एक लाइन इधर से एक लाइन इधर से। इसको एक नाम और दिया गया है, वो यहाँ पर लिखा हुआ नहीं है। इसको ऐसे, जैसे बैल चलते हुए मूत्र विसर्जन करता है ना, तो इसको ये लिपि भी बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज को। लोहे से परिचित नहीं थे ठीक है, लोहे से परिचित नहीं थे, ये मैंने पहले ही बता दिया। माप तोल के लिए क्या यूज करते थे वो एक बार देख लेते हैं। वो शब्द मुझे याद नहीं आ रहा है कि विरसव, विरसव मूत्र कुछ ऐसे करके है। तो गोमूत्र कुछ ऐसे करके, जैसे बैल चलते हुए मूत्र विसर्जन कर देता है, मूत्र कर देता है, तो उस नाम को भी यहाँ पर दिया गया है, ठीक है। हिंदी का कुछ नाम है, पूरी तरह दिमाग से स्लिप हो गया है बताते बताते। हाँ, मापतोल के लिए क्या था? बाट का यूज करते थे। बाट के रूप में ये मन के, मतलब मोती और छोटे छोटे पत्थर का यूज करते थे। जवाहरात का यूज करते थे। जैसे विभिन्न वस्तुओं का प्रयोग करते थे, मतलब ऐसी वस्तुओं का ये प्रयोग करते थे बाट के लिए, माप तोल के लिए। तोल कैसे करते थे? सोले में,
16 या उसके गुणज में। अभी भी आप देखते होगे 16 दूनी 8, ऐसा नहीं। 16, 16 आने सच, यानी कि 16, 16 का मतलब पूरा एक। तो ये क्या करते थे, 16 के गुणज में करते थे, या तो 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। मतलब ऐसा मान लो कि 16 यूनिट छोटे छोटे मन के रख दिए 16, और उनका एक बाट मान लिया गया। क्या मान लिया गया कि वो अभी के लिए हम मान ले कि हम 1 किलो कर रहे हैं, तो जो 1 किलो का बाट है उसमें ये 16 यूनिट जब चढ़ा रहे हैं तो उसका वो बराबर है, ऐसा कुछ कर गए। तो 16 के गुणज में 8 मतलब आधा, आधा किलो। 4 मतलब 250 ग्राम, ऐसे करके तो उसको यूज करते थे ये तोल के लिए। हड़प्पा के लोगों को नाप का ज्ञान था, मतलब नाप तोल का ज्ञान था, और निशान लगे हुए दंडों का ये प्रयोग करते थे। मतलब निशान लगाकर उनका प्रयोग कर लेते थे नापने के लिए, लंबाई को नापने के लिए। बाट का प्रयोग करते थे तोलने के लिए। 16 के गुणज में या उसके 16 या उसके गुणज में इनके बाट होते थे। हमें एक तराजू मिला है नापतोल का, और वो साक्ष्य कहाँ से मिला है, तुतकोड़रा से। ये बोलने में थोड़ा सा कठिन, मतलब मेरी जीभ हो जाती है। तुतकोड़ कोदड़ा से, ठीक है, सुड़कोदड़ा से। तो यहाँ से क्या मिला है, एक तराजू मिला है, ध्यान रखना है। अंतिम संस्कार कैसा होता था, तो मैंने बताया था जब हमने ताम्रपाषाण सभ्यता की, थोड़ा सा मैंने हल्का सा बता दिया था, तो वहां पर क्या किया, वहां पर बताया था मैंने कि यहाँ समाधान चलता था। और समाधान कैसा, उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम जैसे पूरे इंडिया में होता था, उससे थोड़ा सा यहाँ पर चेंज मिलेगा, और वही चेंज यहाँ पर मिलेगा देखने। सबको जलाकर तीन, मतलब 3 तरीके से टोटल समाधान करते हैं। मतलब समाधान का मतलब क्या है, अगर किसी की मृत्यु हो गई है तो उसके बाद क्या करते हैं, हिंदुओं में उसको जला देते हैं, दाह संस्कार जिसको बोलते हैं। मुस्लिमों में क्या करते हैं, उसको दफना देते हैं, है ना। और ईसाइयों में क्या करते हैं, उनमें भी दफना देते हैं। फारसियों में क्या करते हैं, या ईरानी कल्चर में क्या करते हैं, उनको खुले में छोड़ देते हैं, उनको चील हुए नोच के खा जाते हैं, और बचा हुआ जो मांस और चीथड़े होते हैं या हड्डी वड्डी होती हैं उनको दफना देते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं, वो उनकी मान्यता है, ठीक है। वो मानते हैं कि मरने के बाद भी शरीर का यूज होना चाहिए, किसी के काम आना चाहिए, तो इसलिए। तो यहाँ पर वो तीनों देखने मिल रही हैं हमें, तीनों विधियां। सबको जलाकर, सबको जलाकर भस्म को दफनाना, या पानी में, यहाँ लिखा हुआ मतलब चमक नहीं रहा होगा, ये मोहर है क्योंकि मैंने बताया नोट्स हैं अपने पुराने, तो उसकी मोहर है। विसर्जित करना या बहाना, मतलब अभी की तरह, हिंदू धर्म की तरह उसको जलाकर या तो राख को दफना देते थे या उसको विसर्जित कर देते थे पानी में। सबको दफना देते थे। दूसरा पैटर्न हमें ये देखने मिल रहा है मुसलमान वाला। और पारसियों वाला देखने मिल रहा है क्या, कि पक्षियों को खाने के बाद उसके जो बचे हुए अवशेष थे उनको दफना देते थे। तो तीनों तरह से हमें देखने मिलता है। लेकिन सामान्यतः मृतकों को सामान्यतः मृतकों को उत्तर दक्षिण में दफनाया जाता था। ध्यान रखना है, सामान्यतः मृतकों को ऐसे दफनाया जाता था, इधर मुंह है और इधर उनके पैर है, उत्तर दक्षिण में। जो जब दफनाया जाता था, जो प्रथा अभी तक चली आ रही है। लेकिन हमें देखने मिल रहा है महाराष्ट्र की तरफ ये पूरब पश्चिम में दफनाया हुआ, इस तरह से ये दफनाया हुआ हमें ये देखने मिल रहा है। हमें लोथल में भी इस तरह से कुछ समाधान देखने मिला है, गुजरात में। तो वहां पर ये इस तरह से देखने मिल रहा है, ठीक, ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, अब देखो यहाँ पर पतन का मुख्य कारण संभवतः है बाढ़ या जलवायु परिवर्तन माना जाता है। ठीक है, बाढ़ या जलवायु परिवर्तन। अब इसकी पतन के बारे में अलग अलग विद्वानों ने अलग 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 बात कही है। कोई बोलता है बाढ़ से हो गया, कोई बोलता है कि ये इसका पतन कोई दूसरी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मतलब आर्य लोग आए उन्होंने इनको मार दिया। कोई कुछ बोलता है, कोई कुछ बोलता है। ये लोग आए कहाँ से थे, उसके लिए भी अलग अलग बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो सर्वमान्य है वो ये है कि बाढ़ या जलवायु परिवर्तन के कारण हुआ। बाकी अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग इसको माना है। इसके लिए मैंने पूरी एक क्लास की है कि इसका प्रारंभ कैसे हुआ, मतलब कहाँ से ये लोग आए थे और कहाँ पर ये लोग चले गए, कैसे इनका पतन हुआ, उसके लिए अलग से मैंने डिटेल में डाला हुआ है। अगर समझना हो, जानने की उत्सुकता हो, तो वहां पर देख लेना, ठीक है। बाकी हमारे एग्जाम के हिसाब से ये पर्याप्त है कि बाढ़, ठीक। और इसको जो अधिकांश मानने वाले इतिहासकार हैं फिलहाल यही मानते हैं। दयाराम साहनी ने क्या किया था, ये नाम ऊपर लिख दिया है, और राखल दास बनर्जी दो नाम लिखे हुए हैं, ये तो नाम याद रखने ही रखने हैं। फिलहाल है क्या, इसके मुख्य नगर देखते हैं, और वो कहाँ पर है वर्तमान में, वो कौन सा क्षेत्र है, और कौन सी नदी के किनारे है, ठीक है, ये देख लेते हैं। तो सभी नगरों को, जो मुख्य नगर है, लगभग लगभग 1400-1500 नगर इसके खोजे गए हैं, छोटे छोटे स्थल, नगर क्या, स्थल।
उन स्थलों में से जो मुख्य नगर हैं उनके नाम हमें पता ही हैं। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चौहोदड़ो, लोथल, धोलावीरा, कालीबंगा, बनावली, ऐसे करके कोटदीजी, कुछ नाम हमें पता हैं। उनमें से 7 सबसे मुख्य बड़े महानगर है, जैसे अभी भी वर्तमान में है। भाई बहुत सारे गांव हैं, लेकिन कस्बा तो कोई कोई है ना, कस्बे भी बहुत सारे हैं, लेकिन शहर कोई कोई है। मेट्रोपॉलिटन सिटी कितनी है? 4 से 5 है हमारी। दिल्ली, मुंबई, ये कर्नाटक, सॉरी, हैदराबाद, कोलकाता, ठीक है। 4 5 मुख्य हमारे मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं। इसके अलावा मेरठ, लखनऊ, ये सब क्या है हमारे, आगरा, ये सब हमारी सिटीज हैं। तो यहाँ पर हमें जो मुख्य सिटीज देखने मिल रही हैं वो कुछ देखने मिल रही हैं। इनमें से 7 बड़े महानगर हैं और बाकी अन्य केवल स्थल, छोटे 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 शहर। हमें 5 एकड़ से लेकर और बहुत बड़ी बड़ी बस्तियां देखने मिल रही हैं यहाँ पे, ठीक है। मतलब बड़ी बड़ी बस्तियां देखने मिली हैं मोहनजोदड़ो। ध्यान रखना, मोहनजोदड़ो यहाँ की सबसे बड़ा स्थल है पूरी हड़प्पा सभ्यता का। मोहनजोदड़ो यहाँ पर वैसे होगा भी, नहीं होगा तो याद रखना इस चीज को या लिख लेना। मैंने बताया था कि कुछ पॉइंट आपको अलग से लिख लेने हैं। तो मोहनजोदड़ो इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। लेकिन भारत में जो इसका सबसे बड़ा स्थल है वो है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी हरियाणा में है, जबकि मेहरगढ़ पाकिस्तान में है, ठीक है। तो उसको एक बार हम देख लेंगे क्या है। तो यहाँ पर स्थल कौन सा? हड़प्पा। तो हड़प्पा के बारे में जब हम बात करें तो एक बार सारे नगरों को एक साथ देख लेते हैं। हड़प्पा के लिए सबसे पहले खोजा गया नगर है, सबसे बड़ी मुख्य विशेषता है। कहाँ पर है? मांटगोमरी जिले में है, पाकिस्तान में, पंजाब प्रांत में। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, जो कल हमने मैप देखा था उसमें नीचे की तरफ मैंने बताया था सिंध है, इधर की तरफ बलूचिस्तान है और ऊपर की तरफ क्या है? पंजाब। भारत से लगा हुआ, भारत के पंजाब में तरफ लगा हुआ। तो ये पंजाब प्रांत में सबसे पहले खोजा गया नगर हड़प्पा है, ठीक है। और यहाँ से कौन सी नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे, ठीक, रावी नदी के बाएं तट पर। यहाँ से मिला क्या है? हमें गेहूं मिला है, जौ मिला है, कांसे की मूर्ति मिली है, R37 कब्रगाह मिला है। इसको देख लेंगे, पहले ये देख लो। 1921 में इसे खोजा गया था दयाराम साहनी के द्वारा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हड़प्पा सबसे पहला खोजा खोजा गया नगर है। कब खोजा गया था इसे? 1921 में दयाराम साहनी के द्वारा। कहाँ पर है ये? रावी नदी के तट पर है, मांटगोमरी जिले में, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, ठीक है। और इसमें से मिला क्या है? गेहूं मिला है, जौ मिला है, कपास, सॉरी, कांस्य की मूर्ति मिली है, R37 कब्रगाह मिला है। एक और कब्रगाह यहाँ पर मिला है, उसको हल्का सा याद रख लेना, H संस्कृति कब्रगाह। कहाँ से कब्रगाह नहीं मिला है? कब्रिस्तान कहाँ से नहीं मिला है? तो मोहनजोदड़ो से, ये भी याद रखना है, ठीक है। अभी बता दूंगा उससे। तो कब्रगाह का मतलब है कि बहुत सारी कब्रें वहां पर हों, कब्रिस्तान टाइप से एक हो। तो यहाँ का जो मूल कब्रगाह है वो R37 कब्रगाह है, और ज्यादातर किताबों में आप R37 को ही देखते होंगे। लेकिन जैसे जैसे एग्जाम अपडेट हो रहा है हमें भी थोड़ा सा अपडेट करना पड़ेगा। तो एक कब्रगाह है H संस्कृति कब्रगाह। वो उसका संबंध क्या? वो हड़प्पा वाली जगह से मिला हुआ है, H संस्कृति कब्रगाह। लेकिन उसका संबंध हड़प्पा से नहीं है। अब ये बड़ी विशेष बात हुई। ये क्या हुआ कि मिला तो वहां से है, लेकिन उसका संबंध ही नहीं है। कहीं दूसरी जगह से लोग आए हुए होंगे, किसी वजह से वहां पर कुछ आपातकाल में लोग मर गए होंगे, तो उनको वहीं पर दफना दिया गया। उसको जो पहचान की गई है H संस्कृति से। वहां के जो लोग थे उनकी जो कब्रें हैं वो हैं R37 में। बस ध्यान रह जाएगा। चलो, तो ये मिला है। 2 कमरों का बैरक मिला है, मतलब जिसको श्रमिक आवास कहेंगे। बहुत बड़े बड़े 2 कमरे मिले हैं वहां पर। संभवतः है जो इनके श्रमिक लोग रहते होंगे, मजदूर वर्ग रहता होगा, वो यहाँ पर रहता होगा, ठीक है। मछुआरे का चित्र मिला हुआ है। नाव का चित्र मोहनजोदड़ो से मिला है, मछुआरे का चित्र यहाँ से मिला है। हमें कांस्य दर्पण मिला हुआ है, कांसे का सीसा, तांबे का पैमाना, है ना। तो ये हमें मिला हुआ है। यहाँ 6 अन्नागार मिले हुए हैं, क्योंकि अन्नागार में कंफ्यूज होते हैं। देखो, अब यहाँ पर बोलोगे कि ये इतने क्यों बता रहा हूँ, है? इतने नहीं बता रहा हूँ, ये बहुत ही कम बता रहा हूँ, ना के बराबर बता रहा हूँ। आप उस वाली क्लास में देखना, हड़प्पा सभ्यता के मिले हुए प्रमाण। मैंने हड़प्पा सभ्यता से ही कम से कम कितने प्रमाण होंगे? 30 40 प्रमाण होंगे जो हड़प्पा सभ्यता से मिले। सबसे ज्यादा प्रमाण मोहनजोदड़ो से, 40 50 प्रमाण। मतलब बहुत सारे, एक एक करके बहुत सारी चीजें हैं। ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, ये भी मिला हुआ है, बहुत सारी चीजें यहाँ से मिली हुई हैं। तो वो सारी चीजें मैंने वहां पर बताई हुई हैं, एक चीज को दिखाया, कुछ चीजों को दिखाया भी हुआ है, ठीक है। अगर आपको वो सारी चीजें देखनी है तो वहां पर देख लेना। बस एग्जाम ओरिएंटेड हम यहाँ पर कर रहे हैं, ठीक, समझ गए। तो फिलहाल ये क्लास आपको
बाकी जो भी वनडे एग्जाम होगा वहां तक के लिए पर्याप्त रहेगी। तो फिलहाल यहाँ से R37 का प्रोग्राम मिला है, कांसे का दर्पण मिला है, ठीक है, एक 2 कमरों वाला बैरक मिला है। उसके अलावा क्या मिला है, गेहूं जौ, ये कपास वगैरह, कांस्य वगैरह, ये सब मिला है। कांसे की मूर्ति मिली है, कांसे का दर्पण मिला हुआ है। और सबसे मुख्य विशेषता कि 6 अन्नागार मिले हैं छोटे। अब ये अन्नागार क्या है कि 6, ये पंक्तियों में 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ऐसे करके ये 2 पंक्तियों में लगे हुए कुछ अन्नागार हैं। अन्नागार का मतलब है जहां पर अन्न भंडार करते होंगे, उस समय का कोल्ड स्टोर, है ना। तो ये मान लो, अब वो जो सबसे बड़ा अन्नागार मिला है, मतलब सबसे बड़ा कोल्ड स्टोर मिला है, सबसे बड़ा अनाज का गोदाम मिला है, वो मिला है मोहनजोदड़ो में। लेकिन अगर आपको क्वेश्चन आ जाता है कि कहाँ से अन्नागार मिले हैं, तो वो मोहनजोदड़ो में तो मिला ही, लेकिन हड़प्पा में भी मिला हुआ है, इस बात को ध्यान रखना। और हड़प्पा में एक नहीं, छोटे 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 2 रो मिली हैं, 2 पंक्तियां मिली हैं, उनमें ये अन्नागार मिला है। इसके अलावा भी और भी कुछ चीजें मिली हैं, जैसे कि यहाँ से स्त्री की मूर्ति हमें देखने मिली है। स्त्री की मूर्ति यहाँ से देखने मिली है, लेकिन स्त्री की जो टेराकोटा की मूर्ति देखी थी हमने, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे मातृ देवी की मूर्ति, वो हमें यहाँ से भी देखने मिल रही है, यहाँ से भी देखने मिल रही है, लोथल से भी देखने मिल रही है, कई जगहों से देखने मिल रही है। तो जो कॉमन चीजें हैं मैंने उनको छोड़ दिया है फिलहाल। यहाँ से हमें सूती कपड़े का प्रमाण भी मिल रहा है। ऐसी बहुत सारी चीजें जो मिल रही हैं, लेकिन मुख्य मुख्य चीजें केवल मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि उतना अगर एक के लिए हम 30 प्रमाण देखेंगे हड़प्पा के लिए तो चक्कर खा के गिर जाएंगे। तो जितना जरूरी है उतना, बाकी अगर डिटेल में देखना है तो देख लेना, किसी को इंटरेस्ट हो तो। मोहनजोदड़ो से क्या मिला हुआ है तो वो देख लो। मोहनजोदड़ो कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है। नदियां याद रखनी है, रावी नदी के किनारे, सिंधु नदी के किनारे। राखल दास बनर्जी ने इसको खोजा था 1922 में। और दोनों किसके अंडर गाइडेंस में खुदे थे, तो वो मैंने बता दिया, जॉन मार्शल। जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक हैं। जॉन मार्शल एएसआई के महानिदेशक हैं, और ये उनके अंडर गाइडेंस में काम कर रहे थे। यहाँ सिंध प्राप्त, पता नहीं क्या लिख रहा है ये, छोड़ो। लरकाना जिले में, सिंध के लरकाना जिले में, जो कहाँ पर है, पाकिस्तान में, ठीक है। इस सभ्यता का सबसे बड़ा नगर जो है वो कौन है, मोहनजोदड़ो। इस पूरी सभ्यता का सबसे बड़ा नगर। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है, मोहनजोदड़ो का अर्थ होता है मुर्दों का टीला। ध्यान रखना है, मैंने अभी बताया था कि यहाँ से कब्रगाह नहीं मिला है, यहाँ से कब्रिस्तान नहीं मिला है, लेकिन यहाँ से बहुत बड़ी संख्या में मुर्दों का, मुर्दा नाम ही मुर्दों का टीला है, तो यहाँ से क्या मिला हुआ है, बहुत बड़ी संख्या में हमें कंकाल मिले हैं, नरकंकाल। ये बात ध्यान रखनी है, मतलब ऐसा हुआ होगा कि कुछ बाढ़ वगैरह आई होगी और वहां पर लोग इकट्ठे होके मर गए, और वो ऐसे के ऐसे ही रह गए, उनकी कब्र नहीं बनाई गई, तो वो यहाँ से मिला हुआ है। तो ये कहाँ पर, सिंध में, सिंध प्रांत है, ये प्रांत मुझे अब दिमाग में आया, ये लिख के आ रहा है प्रांत, है ना, ये प्राप्त लिख दिया, प्रांत। सिंध प्रांत के लरकाना जिले, पाकिस्तान में है ये, और सिंधु नदी के किनारे है। यहाँ से मिला हुआ क्या है, विशाल स्नानागार, जो उस समय का सबसे आश्चर्यजनक एक निर्माण कहा गया है। ध्यान रखना, उस समय मतलब सिंधु घाटी सभ्यता के समय का सबसे बड़ा आश्चर्यजनक निर्माण, विशाल स्नानागार। यहाँ पर क्या करते थे लोग, धार्मिक रूप से इसका पूजा पाठ में यहीं पर किया करते थे। जैसे अभी कुंभ का मेला लगता है तो वहां जाते हैं ना हम, गंगा जी के किनारे, तो वैसे ही जब, और छठ पूजा होती है, और कौन सी पूजा होती है, मतलब कुछ इस तरह की पूजाएं होती हैं जिन पे लोग क्या करते हैं, कुछ कुंड वगैरह में स्नान करते हैं, तो वो यहाँ पर भी होता था। कहाँ पर होता था, मोहनजोदड़ो में। विशाल स्नानागार मिला है, विशाल अन्नागार मिला है, बहुत बड़ा अन्नागार है ये। एक बहुत बड़ा गोदाम मिला है हमें, 44-45 मीटर लंबा, ठीक है। अब सोच के देखो कितना बड़ा एक बिल्डिंग होगी जिसमें ये अन्न स्टोर करते थे। तो वो कहाँ से मिला, यहीं से। पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत कौन सी है, ये अन्नागार, विशाल अन्नागार, ध्यान रखना है। विशाल अन्नागार पूरी सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। सबसे बड़ा शहर कौन सा है, मोहनजोदड़ो, ठीक। 16 कमरों का एक बैरक मिला है, यहाँ से भी बैरक मिला है। यहाँ से हमें विश्वविद्यालय नहीं, मतलब महाविद्यालय टाइप से कुछ प्रमाण मिले। पुरोहित मिला है, पुरोहित की मूर्ति मिली है, पुरोहित की खंडित मूर्ति मिली है। और पुरोहितों को पढ़ाने के लिए, उनके द्वारा पढ़ाने के लिए हमें कुछ ऐसी चीजें मिली हैं। कांसे की नर्तक की मूर्ति मिली है ना, कांसे की मूर्ति मिली है नर्तक की, जिसको हम देखते हैं नटराज के रूप में। वो मतलब नटराज बाद का रूप है जो अभी नहीं आएगा, लेकिन उस तरह की कुछ मूर्ति मिली है।
कांसे की एक मूर्ति मिली है, स्त्री की मूर्ति डांस करते हुए, वो भी यहीं से मिली है। पशुओं और पशुपति की मोहरें मिली हैं, ये मैंने बता ही दिया। पशुपति की यहाँ से जो मोहर मिली है पशुपति की, वो यहीं से मिली है, उसको ध्यान रखना है। महाविद्यालय पुरोहितों के द्वारा, ये यहाँ पर मिला है। सूती वस्त्र के प्रमाण मिले हैं। कंकालों का ढेर मिला है, लेकिन कब्रिस्तान यहाँ से नहीं मिला है, इस चीज को ध्यान रखना है। सुतका जेंडोर या सुतका गेंडोर कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में है। तास्क नदी के किनारे है। कब खोजा गया? 1927 में खोजा गया। फिलहाल के लिए ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि क्या है ये? सबसे पश्चिमी नगर। चहूदड़ो कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है। मोहनजोदड़ो चहूदड़ो, मोहनजोदड़ो चहूदड़े पाकिस्तान में है, सिंधु नदी के ही किनारे है। जैसे वो है सौंदर्य प्रसाधन का सामान मिला है यहाँ से। मोती मनका बनाने का कारखाना मिला है, और कांसे की यहाँ से गाड़ी मिली है। मोती बनाने का कारखाना, मनका बनाने का कारखाना, मनका मतलब मोती, और सौंदर्य प्रसाधन के सामान तो यहाँ से मिले, लेकिन मनका का कारखाना हमें 2-3 जगह से मिला हुआ है, जिसमें सबसे बड़ा कारखाना चौहदड़ो से मिला हुआ है, इससे छोटा कारखाना लोथल से मिला हुआ है, और एक पत्थर के बन के और सोने के मन के बनाने का कारखाना भी मिला हुआ है हड़प्पा से। ठीक है, वो अलग है। तो फिलहाल मेन मेन ये है, 1931 में ये एम जी मजूमदार ने इसकी खोज की, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, दयाराम साहनी, राखलदास बनर्जी, एम जी मजूमदार। इसके अलावा रंगपुर कहाँ पर पड़ता है? गुजरात में पड़ता है, गुजरात के अहमदाबाद में, भारण नदी के किनारे। ज्वार बाजरा धान की भूसी का यहाँ से प्रमाण मिला है। 1954 में एस आर राव के द्वारा इसको खोजा गया। ठीक है, ये थोड़ा थोड़ा देख लेना है इनके बारे में बस। रोपड़ आजादी के बाद खोजे जाने वाला पहला स्थल जो था, वो कौन सा था? रोपड़। ध्यान रखना है, कहाँ पर है? पंजाब में। मतलब आजादी के बाद जो सबसे पहले खोजा गया स्थल था, वो रोपड़ था। 1955 तक इसकी खुदाई होगी, जो यज्ञदत्त शर्मा ने कराई थी। हालांकि शुरुआत 53 से होगी थी। पंजाब में सतलज नदी के किनारे है, क्योंकि पंजाब में इस नदी तांबे की कुल्हाड़ी, मानव के साथ कुत्ता दफनाना, यहाँ से मिला हुआ है। तांबे की कुल्हाड़ी भी नहीं है, मानव के साथ कुत्ता दफनाया हुआ यहाँ से मिला हुआ है। इसके अलावा राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पर है? हरियाणा में, जो भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ठीक है, ये ध्यान रखना है, इसमें अभी रिसर्च चल रही है। लोथल सबसे मुख्य मतलब बहुत मुख्य नगर लोथल अहमदाबाद के पास में है, गुजरात में। खंबात की खाड़ी में पड़ता है, ध्यान रखना। गुजरात में इस तरीके से है, देखा होगा जब इंडिया के मैप में देखते हैं इस तरह से। तो यहाँ पर ये वाली है खंबात की खाड़ी, यहाँ पर लोथल है, इधर है धोलावीरा। ठीक है, ये ध्यान रखना। ये है कच्छ की खाड़ी, ये खंबात, ये कच्छ की खाड़ी, ये खंबात की खाड़ी। तो यहाँ से भोगवा नदी के किनारे है, नदी याद रखनी है। यहाँ से गोदीवाड़ा मिला है। गोदीवाड़े का मतलब होता है डॉकयार्ड, इंग्लिश में डॉकयार्ड, हिंदी में गोदीवाड़ा। और उसका मतलब होता है क्या? एक जहाँ पर पानी के जहाज आकर रुकते हैं, वहां से माल भरते हैं और चले जाते हैं, तो वो गोदीवाड़ा यहाँ से मिला है। हाथी दांत के प्रमाण यहाँ से मिले हैं। चावल यहाँ से मिला है। अग्निकुंड यहाँ से मिला है। कुशल जल प्रबंधन यहाँ पर मिला है, मतलब कुएं वगैरह मिले हुए हैं। उसके अलावा यहाँ से घोड़े की संदिग्ध मृण मूर्ति मिली है, टूटी फूटी घोड़े की मूर्ति यहाँ से मिली है। रंगनाथ राव ने इसकी खोज की 1957 में। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट है, बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। सूती कपड़ा यहाँ से मिला हुआ है, अग्निकुंड मिला हुआ है, गोदीवाड़ा मिला हुआ है, चावल मिला हुआ है, हाथी दांत के प्रमाण मिले हुए हैं। इसके अलावा बहुत सारी, जैसे पंचतंत्र की कहानी है, वो उसके प्रमाण, एक बर्तन पर वो छपी हुई कहानी मिली हुई है, मतलब छपा हुआ चित्र मिले हुए हैं उसके। तो बहुत सारी चीजें हैं। एक तांबे एक उस्तरा कपड़े में लिपटा हुआ यहाँ से मिला है। ठीक, लाल रंग का कपड़ा मिला है। तो बहुत सारी चीजें मिली हैं, लेकिन ये मुख्य चीजें हैं जो यहाँ से मिली हुई हैं। तो इन्हें एक बार आप लोग देख लेंगे। आलमगीरपुर को हम कर ही चुके हैं, हिंडन नदी पर। यहाँ पर यज्ञदत्त शर्मा ने इसकी खोज की थी 1958 में, ये याद रखना है। बाकी मेरठ से ये मिला हुआ है, मतलब मेरठ के पास है, हिंडन नदी के किनारे। कालीबंगा, इसका अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। बहुत ज्यादा पूछा जाने वाला सवाल है, कालीबंगा काली चूड़ियाँ। हनुमानगढ़ जिले में, हनुमानगढ़ जिला कहाँ पर? राजस्थान। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में ये मिला है, सरस्वती नदी के किनारे। ठीक है, काली चूड़ियाँ इसका अर्थ होता है। तो मिला हुआ भी क्या है? काली चूड़ी मिली है। जुते हुए खेत का प्रमाण मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। अग्नि हवन कुंड यहाँ से भी मिला हुआ है, लोथल से भी मिला हुआ है। और अलंकृत ईंटें यहाँ से मिली हैं, कच्ची ईंटें यहाँ से मिली हैं, वो चीज मैंने बता दी थी। नक्काशीदार ईंटें यहाँ से मिली हैं, डिजाइनदार। इसको अमलानंद घोष ने 1953 और 1960 में ब्रजवासी लाल ने इसकी खोज की थी। ठीक है, अन्वेषण करवाया था, ध्यान रखना। कोट दीजी कहाँ पर है? सिंध प्रांत में है, पाकिस्तान में। कोट दीजी, ठीक, पाकिस्तान में। और कहाँ पर? इधर राजस्थान के जस्ट बराबर में ही ये मिलता है हमें। सिंधु नदी के किनारे है।
ठीक, कच्ची ईंटों के मकान यहाँ से मिले हैं, जैसे कि कालीबंगा से मिले हैं, कालीबंगा की तरह यहाँ भी कच्ची ईंटों के मकान मिले हैं। उसके अलावा बनावली और धोलावीरा। बनावली हिसार जिले में है, हरियाणा के। पहली चीज इंपॉर्टेंट, सरस्वती नदी के किनारे है। बनावली कहाँ पर है? सरस्वती नदी के किनारे। इसके अलावा टेराकोटा मिट्टी का हलनुमा खिलौना मिला है, जो कि खेती मिली है। तो ये हलनुमा खिलौना यहाँ से इंपॉर्टेंट है। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं, ध्यान रखना, ये डिफरेंस कभी कभी भूल जाते हैं हम, कंफ्यूज हो जाते हैं। जुते हुए खेत के प्रमाण मिले हैं कालीबंगा से, और हलनुमा खिलौना मिला है कहाँ से? बनावली से। खोज किसने की? ये आर एस विष्ट ने 1973 में। इसके अलावा जो एक सबसे मुख्य नगर है वो है धोलावीरा। इसका अर्थ होता है सफेद कुआं। धोला का अर्थ सफेद, धोला उज्जवल, और वीरा का मतलब कुआं। तो गुजरात में है। गुजरात में कहाँ की तरफ है? बॉर्डर की तरफ, मतलब इधर आपके कच्छ वाली खाड़ी में, ठीक है। स्टेडियम यहाँ से मिला है, मोस्ट इंपोर्टेंट है इसका, सिंधु घाटी सभ्यता का एकमात्र स्टेडियम। कुएं यहाँ से मिले हैं। कुशल जल प्रबंधन के प्रमाण यहाँ से मिले हैं, मतलब अच्छी तरह जो जल प्रबंधन होता था, रेन वाटर हार्वेस्टिंग होती थी, वो यहाँ पर होती थी। एक तरफ से पानी आ रहा है और फिर वहां पर उसको संचय किया जा रहा है, और वो दूसरी तरफ से निकल रहा है। ऊपर से जो बारिश का जल होता था, ऐसे कुएं खोद रखे थे इन्होंने कि उसमें बारिश का जल संचय हो जाता और बाद में उसको यूज कर लेते थे। तो वो प्रमाण मिले हमें धोलावीरा से, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता लगभग 1500 स्थल में से 7 स्थल मुख्य नगर हैं। मुख्य नगर कौन कौन से हैं? हड़प्पा है, हमने देख लिया है। मोहनजोदड़ो है मुख्य नगर। चहूदड़ो है मुख्य नगर। लोथल है मुख्य नगर। कालीबंगा है मुख्य नगर। बनावली है मुख्य नगर। और धोलावीरा है मुख्य नगर। ये मतलब इसके महानगर हैं, इसके सिंधु घाटी सभ्यता के, और बाकी अन्य स्थल हैं। तो इससे ये सिंधु घाटी सभ्यता हमारी समाप्त होती है। ठीक है, बहुत बहुत ज़्यादा डिटेल में मैं नहीं गया हूँ, लेकिन बहुत बिल्कुल कम भी नहीं कराया है। जितना पर्याप्त है उतना मैंने कोशिश किया कराने की। चलो, क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, और बाकी जुड़े रहना, जोड़ते रहना सबको। और बाकी अगले क्लासेस में मिलते हैं। फिलहाल इतना ही, तो साथ बने रहना। धन्यवाद। जय हिंद।